नमस्कार। द सॉलिड्स परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज राज भी स्वागत करता हूं। उनके साथ की बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरह से सबकी चल रही होगी। देखिए, हम लोग आज वैदिक संस्कृति के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति रही उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इस बात को निश्चित रूप से अभी तक की उम्र में जान ही चुके होंगे, जानते भी होंगे कि यह जो ऋग्वैदिक काल का समय था वह कैसा समय था। तो ऋग्वैदिक काल का समय एक अर्ध यायावर समय के तौर पे जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल का जीवन कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल का जीवन अर्ध यायावर प्रकार का जीवन था। ध्यान से देखते चले जाएंगे, एक बार में दिमाग में सारी बातें बैठेंगी। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में लोगों का अर्थात ऋग्वैदिक काल के आर्यों का जीवन कैसा था? तो आमतौर पे अर्ध यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्ध यायावर, यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। ऐसा होता है घुमक्कड़, अर्थात कोई एक जगह रुक करके यह लोग स्थायी जीवन नहीं जी रहे हैं, अर्थात इनके जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। फिर से, ऋग्वैदिक काल का जो जीवन था वह अर्ध यायावर प्रकार का था। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़। घुमक्कड़ अर्थात इनका जीवन स्थायी नहीं था, इनके जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। अर्थात किसी एक स्थान पर, जैसे प्रयागराज में हम लोग हैं, सारे लोगों के घर हैं, आप अपने घरों में हैं, अर्थात एक स्थायी जीवन जी रहे हैं। आप तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे जो आदि पूर्वज हैं, ऋग्वैदिक काल के जो आर्य हैं, उनका जीवन स्थायी नहीं था, स्थायी जीवन नहीं था, अर्ध यायावर प्रकार का था। तो अर्ध यायावर या घुमक्कड़ उनका लाइफ स्टाइल क्यों है? तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि उनके पास भारी संख्या में उनके पशु थे, भारी संख्या में उनके पशु थे और पशुओं को चरने के लिए चारा चाहिए। और आपको यह भी जानकारी है, कल ही बताया था क्लास में, कि जो आर्य लोग थे वह एक समूह में ही नहीं थे, बल्कि एक से अधिक समूह में थे। और एक समूह का मतलब समझ ले 500, 700, 1000 की संख्या में लोग हैं, और ऐसे बहुत सारे समूह हैं। आर्यों के पास उनके पशु होते थे और पशुओं को चरने के लिए चारा चाहिए। तो पशु, वैसे भी देखा जाए तो पशुओं की आदत होती है आगे बढ़ते रहने की। अब पशु आगे चलते जा रहे हैं अपने चारे की, अपने भोजन की तलाश में। तो उस समय काल में, जो इस समय काल के आर्य लोग थे, अपने पशुओं के साथ निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। अब वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे, वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां जहां मैदानी घास मिलेगा पशुओं को चरने के लिए, जहां जहां मैदान मिलेगा, मैदान में ही घास होगा। तो निश्चित रूप से मैदानी क्षेत्र की ओर ही आगे पशु बढ़ते रहे होंगे। अब पहाड़ों पर जाकर के, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तो जाएंगे नहीं, चढ़ने में समस्या, वनस्पति की समस्या। तो यह लोग नदी घाटी के एरिया से होते हुए ही, मैदान कहां पे होते हैं? जहां पे जल प्रचुरता में उपलब्ध होगा। तो मैदानी क्षेत्रों की ओर यह लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। आपको जैसे बताया था कि यह जो आर्य लोग हैं, अगर मोटे तौर पे मान लिया जाए कि यह लोग यूरोप के मूल निवासी थे, तो यूरोप, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान आदि के रास्ते होते हुए यह पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं, और पश्चिमोत्तर भारत में सबसे पहले कहां पे? तो आपको बताया सप्त सैंधव क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। सप्त सैंधव क्षेत्र, अर्थात यह निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह लोग निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पश्चिम से पूर्व यह लोग बढ़ते जा रहे हैं।
आपको यह भी बताया था कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। पूर्व वैदिक काल की ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। गंगा का 1 बार, गंगा ऐसे बह रही है, यमुना ऐसे बह रही है, और यह प्रयाग है जहां पे संगम हो रहा है दोनों का। ये गंगा, ये है यमुना। गंगा का 1 बार उल्लेख हो रहा है, यमुना का 3 बार उल्लेख हो रहा है। इसका मतलब कि ऋग्वैदिक जो आर्य है ना, वह पूर्व वैदिक काल तक की स्थिति है कि गंगा का अगर ऋग्वेद में 1 बार हो रहा है उल्लेख और यमुना का 3 बार हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी इन दोनों नदियों से लोग ठीक से परिचित नहीं हैं। इन दोनों नदियों से लोग ठीक से परिचित नहीं है, इसी वजह से ऋग्वेद में इनका बहुत ही कम उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात यह माना जा सकता है कि पूर्व वैदिक काल में यह जो सप्त सैंधव का एरिया है ना, सप्त सैंधव से लेकर के मोटे तौर पे गंगा यमुना का ये जो बॉर्डर है ना, यहां तक पूर्व वैदिक काल में आर्यों को क्षेत्र की जानकारी थी। क्यों भाई? इसके बाद क्या होता है? पूर्व वैदिक काल का मतलब मोटे तौर पे 1000 ईसा पूर्व तक यह लोग यहां तक तो अपने पशुओं के साथ पहुंच गए। इसके बाद क्या होता है? यहां से और आगे बढ़ते गए पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो समय है यहां पे, ये है उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा है, लगभग 600 ईसा पूर्व का समय है। उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा है। उत्तर वैदिक काल का अंत का मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व। तो अगर कभी प्रश्न यह पूछा गया कि पूर्व वैदिक काल में सीमा क्या थी आर्यों के क्षेत्र की सीमा क्या थी, तो या तो गंगा उत्तर होगा या तो यमुना उत्तर होगा, जो भी आपके ऑप्शन में रहे, सीमा, लिमिट। और अगर यह पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार क्षेत्र क्या था, किस से किस नदी के बीच में इनका क्षेत्र था, तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल की शुरुआत अगर यहां से मान लें और यहां तक माने, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि गंगा से लेकर के यहां जो नदी है जिसको सदा नीरा अर्थात गंडक नदी कहा गया है, गंडक नदी का प्रसार क्षेत्र क्या है भाई? तो यह पश्चिमी बिहार में बहती है। अर्थात गंगा से लेकर के गंडक नदी तक उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र था आर्यों का, जबकि पूर्व वैदिक काल में इनके क्षेत्र की सीमा क्या थी? गंगा थी। कम परिचित थे लेकिन थोड़ी बहुत जान चुके थे गंगा के बारे में। इतनी बात स्पष्ट है। अब ये सारा जो प्रवास हो रहा है, यहां से यहां ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, तो भ्रमण क्यों कर रहे हैं? भ्रमण कर रहे हैं चरागाह की तलाश में। किसके? चरागाह की तलाश में। और ये जो जैसे ही गंगा यमुना का यह बेल्ट मिला, गंगा यमुना का जो बेल्ट मिला, मैदानी भाग मिला, अर्थात उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, भूगोल में जो आप पढ़ते हैं, वो सर्वाधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है, विश्व के सर्वाधिक उर्वर क्षेत्रों में से एक है। बहुत पर्याप्त मात्रा में
पशुओं को चारा मिल रहा है, मैदानी इलाका है, नदियों का क्षेत्र है, तो स्थायी तौर पे आबादी बसाने के लिए यह निश्चित रूप से एक सटीक, एक उपयुक्त स्थान महसूस हुआ। यही कारण है कि पूर्व वैदिक काल तक अर्थात गंगा के पश्चिमी क्षेत्र तक अर्थात पूर्व वैदिक काल तक यह लोग भ्रमणशील रहे, जबकि जैसे ही उत्तर वैदिक काल में ये लोग गंगा से आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि एक से अधिक कबीले थे, बहुत मात्रा में आर्य लोग हैं, तो जगह जगह ये लोग स्थायी तौर पे बसना शुरू किए। उत्तर वैदिक काल में जब यह गंगा और यमुना का बहुत ही उर्वर क्षेत्र इनको मिल गया, तो उत्तर वैदिक काल में ये लोग अब इन क्षेत्रों में स्थायी तौर पे बसना शुरू करते हैं, और जिस क्षेत्र में जो कबीला स्थायी तौर पे बसा, अब वही कबीला, पूर्व वैदिक काल का कबीला, अब जनपद के तौर पे जाना जा रहा है। पूर्व वैदिक काल में आर्य लोग किस रूप में जाने जाते थे? एक कबीले के रूप में इनकी पहचान थी। अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कबीला। यही कबीला उत्तर वैदिक काल में अब किस नाम से जाना जा रहा है? जैसे ही स्थायी तौर पे लोग बसे, यह जो कबीला है इसी को जन कहा जाता था। पूर्व वैदिक काल में जो कबीला था उसी को जन कहा जाता था। यही जन जो कि अभी भ्रमणशील था, जब उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना के क्षेत्र में पहुंचता है, स्थायी तौर पे आबादी बसानी शुरू करता है, यही जन अब क्या हो जाता है? जनपद हो जाता है। और उत्तर वैदिक काल के बाद 600 ईसा पूर्व के लगभग यही जनपद किन्हीं कारणों से अब महाजनपद के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? वापस आते हैं बात पे अपने। तो यह जो हमने लिखा ऋग्वैदिक काल के जीवन के लिए कि अर्ध यायावर अर्थात घुमक्कड़ अर्थात स्थायी तो नहीं था, इसका मतलब क्या है कि यह जीवन इनका कैसा था? चरवाहा प्रकार के समाज का प्रतिनिधित्व करता है। पशुओं के चारे के लिए निरंतर ये लोग पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पूर्व की ओर यह बढ़ते आ रहे हैं। पशुओं के वजह से पशुओं को चारा चाहिए। जब तक एक सुस्पष्ट विशाल मैदानी क्षेत्र नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चरवाहा प्रकार के जीवन का यह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्लियर होगा? अब बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारा मुद्दा है आज, वो है राजनीतिक स्थिति पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, एक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया अभी जो पीछे बातें हो रही थी। अब आप ये समझें कि जब पूर्व वैदिक काल में जीवन का स्वरूप कैसा है, जनजीवन कैसा है, अर्ध यायावर प्रकार का है, तो क्या ऐसे में कोई ठोस राजनीतिक स्थिति रही होगी, हाँ या ना? बताएं। जब जीवन में स्थायित्व तो नहीं है, चरवाहा प्रकार का समाज है, एक स्थान पे टिक करके रह नहीं रहा है, कुछ दिन के लिए एक जगह पे है, फिर कुछ दिनों के बाद किसी दूसरी जगह पे, ठीक वैसे ही जैसे बंजारे होते हैं। तो अगर इस प्रकार का जीवन है तो क्या इनके राजनीतिक स्थिति कोई ठोस होगी? तो आप कहेंगे सर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठोस हो ही नहीं सकती है। बावजूद इसके चूंकि ये जो ऋग्वेद है ना,
यह ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल की जानकारी दे रहा है, पूर्व वैदिक काल की जानकारी दे रहा है। और पूर्व वैदिक काल कब से शुरू हो रहा है? तो मोटे तौर पे 1500 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है, 1500 ईसा पूर्व से शुरू हो रहा है और यह लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चल रहा है। क्यों भाई? अर्थात देखा जाए तो यह लगभग 500 वर्षों का समय काल है ना, 500 वर्ष का। तो भाई समझने का एक और कॉन्सेप्ट है यहां पे कि जब अर्ध यायावर प्रकार के लोग हैं, ऐसे में कोई निश्चित रूप से ठोस राजनीतिक स्थिति तो नहीं रही होगी, लेकिन यह कब की स्थिति रही होगी? यह लगभग 1500 ईसा पूर्व में जब वैदिक काल की शुरुआत हो रही है तब ना, जबकि यह पूरा का पूरा पूर्व वैदिक काल लगभग 500 वर्षों का है। अर्थात 1500 ईसा पूर्व में बहुत ठोस स्थिति नहीं रही होगी, 1400 ईसा पूर्व में 100 साल के बाद थोड़ी सी कुछ गुंजाइश बनी होगी, 1300 ईसा पूर्व के आसपास थोड़ी कुछ और स्पष्ट जानकारी बनी होगी, 1200 ईसा पूर्व के आसपास थोड़ी और कुछ जानकारी बढ़ी होगी। कहने का मतलब है कि यह जो लगभग 500 वर्षों का समय काल रहा है पूर्व वैदिक काल में, तो शुरुआती दौर में तो पूरी तरह से यह लोग घुमक्कड़ हैं, 1500 ईसा पूर्व के आसपास ये लोग पूरी तरह से घुमक्कड़ हैं, कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि कोई राजनीतिक स्थिति रही होगी। लेकिन 100, 200, 300, 400 या 5वें 100 का जो समय रहा होगा, अर्थात 1500 ईसा पूर्व में कोई जानकारी नहीं, 1400 में कोई जानकारी नहीं रही, लेकिन ऐसे करते करते जब 1100 ईसा पूर्व के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचे होंगे, तो ये जो डेवलपमेंट रहा है लगभग 500 वर्षों का, तो उसमें तो हो सकता है ना कि कोई जानकारी मिल गई हो। क्यों भाई? तो उसी का परिणाम रहा है, उसी का परिणाम रहा है कि भाई किसी ठोस राजनीतिक स्थिति की जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ऋग्वेद में कुछ साक्ष्य अवश्य प्राप्त होते हैं, ऋग्वेद में कुछ साक्ष्य अवश्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कि इस काल का जो राजनीतिक जीवन था, प्रशासनिक जीवन था, लगभग 500 वर्षों को जो कवर कर रहा है, शुरू में नहीं था। अब इस बात को ऐसे भी समझें, कभी ना कभी मेरा जन्म हुआ तो मैं इतना सा रहा हुआ होगा, आप भी तो इतने ही रहे होंगे ना, बड़े तो होंगे नहीं, सामान्य मानव ही ये लोग। लेकिन धीरे 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 500 दिन में कितने बड़े होते गए। तो वो जो यह शिशु था वह भी मानव की ही एक इकाई है, लेकिन धीरे धीरे डेवलप करते करते इतना बड़ा अशरीर हो गया है 500 दिनों में। तो जब मेरा चित्रण किया जाएगा, चरित्र चित्रण होगा, लाइफ लिखा जाएगा, बायोग्राफी लिखी जाएगी, तो निश्चित रूप से एक कॉमन सी अवधारणा इन 500 दिनों की निकल करके आएगी। कुछ वैसी ही बात यहां पे भी है। आमतौर पे लोग स्पष्ट नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट में, इस वजह से आपके दिमाग को खोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो इन 500 वर्षों में शुरुआती दौर में निश्चित रूप से कोई ठोस राजनीतिक स्थिति नहीं रही होगी, क्योंकि यावार प्रकार का ये समाज था। लेकिन धीरे 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 कुछ ना कुछ जरूर एक स्टेब्लिशमेंट हुआ होगा, जिसकी जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। वो क्या मिलती है? वो यह मिलती है कि सामान्यतः राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत सामान्यतः कुछ प्रशासनिक इकाइयां डेवलप हुई, कुछ प्रशासनिक इकाइयां डेवलप हुई। कौन सी प्रशासनिक इकाइयां डेवलप हुई? तो इसमें प्रशासन के अंतर्गत सबसे पहले जो सबसे निचली इकाई है वह है कुल। वह है कुल। कुल का मतलब होता है परिवार, अर्थात
2, 4, 5, 6, 8, 10 लोगों का एक परिवार। कुल से बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वह थी गांव अर्थात ग्राम। ग्राम से बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वह थी विश्व, और विश्व से बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वह थी जन। जन। तो यह कुल 4 प्रशासनिक इकाइयां देखने को मिलती हैं। एक जन, उससे नीचे विश्व, ग्राम और कुल। यह कुल 4 ऋग्वैदिक काल में निचोड़ 500 वर्षों का जो निकला, जो ऋग्वेद में बातें लिखी हुई हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि कुल 4 प्रशासनिक इकाइयां देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई प्रशासन की वह थी कुल, और सबसे बड़ी इकाई हो गई जन की। क्लियर है बात? अब यह जो कुल है ना, जिसका मतलब होता है परिवार, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। इसका प्रमुख कोई ना कोई होगा। इसका प्रमुख क्या कहलाता था? तो घर का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। घर का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहा जाता था। और यह जो कुलप होता था, क्या वो घर की कोई महिला होती थी? उत्तर है नहीं। क्या कोई बेटा होता था घर का? नहीं। कौन होता था? तो परिवार का सबसे वृद्ध जो पुरुष होता था वह कुलप होता था। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, लेकिन एक झलक यहां पे मिल गई कि परिवार किसके नियंत्रण में है? तो परिवार पुरुष के नियंत्रण में है। तो निश्चित रूप से वैदिक काल की शुरुआत से ही हमारे समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक नहीं रहा। अब पितृसत्तात्मक परिवार की शुरुआत हो गई, जिसकी प्रारंभिक झलक इस पूर्व वैदिक काल के जीवन में ही देखने को मिलती है। क्यों भाई? अब यह जो सबसे वृद्ध पुरुष था परिवार में, इसके पास असीमित अधिकार थे। असीमित अधिकार कहने का मतलब यह परिवार में कोई भी आदेश जो देगा, ठीक वैसे ही जैसे आजकल दादाजी लोग घरों में ये काम नहीं होना चाहिए, तुम ठीक से रह नहीं रहे हो, कुछ इस प्रकार की बातें, तो भाई वैसे ही लोग दादाजी बोल रहे हैं, चुप रहो चुप रहो, कुछ ऐसी बातें। तो भाई वैसे ही यहां भी जो परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष होता था उसके पास असीमित अधिकार होते थे। कहने का मतलब कि अगर कोई उसके द्वारा आदेश दिया गया तो निश्चित रूप से परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर वह बाध्यकारी है, मानना विवशता है। आगे बात करते हैं। कुल के बाद यह जो ग्राम है, इसका जो मुखिया है तो वह ग्रामणी कहलाता है। ग्रामणी कहलाता है। अब यह जो गांव है ना, इस बात को ऐसे समझें, वर्तमान में जो गांव हम देखते हैं उससे इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। गांव ग्राम लिखा हुआ है, ग्रामणी मुखिया है इस प्रशासनिक इकाई का पूर्व वैदिक काल में, लेकिन गांव जरूर लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान काल में जो गांव होता है उस गांव से इस वाले गांव की तुलना नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इस काल में यह जो गांव लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली है क्या? कुछ परिवारों का ग्रुप है ये। और ये कैसे परिवार हैं? ये कैसे परिवार हैं? ये स्वजन वाले परिवार हैं, अर्थात अपने नाते रिश्तेदार वाले परिवार। अर्थात
पूर्व वैदिक काल का जो गांव है, ग्राम है, वह क्या प्रदर्शित करता है? वह प्रदर्शित करता है स्वजनों का समूह। ठीक है, तो वर्तमान काल के गांव से इस गांव की पूर्व वैदिक काल के गांव की तुलना नहीं करनी चाहिए। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। ग्राम से ऊपर प्रशासनिक इकाई है विश, थोड़ी सी ऊपर की इकाई, जिसमें कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, स्वजन के अतिरिक्त भी कुछ लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी इकाई जन हो जाती है। इस जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब है पूरा का पूरा कबीला, पूरा का पूरा कबीला, जिसमें बहुत सारे आर्य लोग हैं, अलग अलग परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और इसका जो मुखिया होता था उसी को राजा या राजन कहा जाता था। चूंकि इस काल में इनके साथ पशु होते थे, और पशुओं में सबसे प्रमुख वैदिक काल में जो पशु थी वो थी गाय। और गाय आर्थिक संपन्नता का भी द्योतक था पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल में। क्योंकि इस काल के आर्यों के पास भारी मात्रा में पशु थे, पशुओं में सबसे प्रमुख गैया मैया थी। और उन पशुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस राजा की ही थी, जो कि कबीले का मुखिया होता था, जन का प्रमुख होता था। इस वजह से राजन को गोपति भी कहा गया है। गोपति किसको कहा गया है? तो गोपति राजन के लिए प्रयुक्त हुआ है। राजा किसका है? जन का राजा है। राजा किसका है? जन का राजा। जन का मतलब कबीला, कबीला का प्रमुख है, कबीले का नेतृत्व कर रहा है। तो इसको ही राजा को और क्या कहा जाता है? जनस्य गोप्ता कहा जाता है। जन का राजा, गोप्ता मतलब राजा। जनस्य गोप्ता किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये सारे शब्द, चाहे गोपति या जनस्य गोप्ता, किसको कहा गया है? राजा को कहा गया है, जो कबीले का मुखिया होता था। तो ये आपको बातें बताई प्रशासनिक इकाई से संबंधित। फिलहाल कुछ बातों को समझते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं यहां से। राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में कुछ अन्य आधारभूत बातें। यह जो ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक पोजीशन था, तो सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था था या गणतंत्रात्मक व्यवस्था था या कुछ और था। तो जो साक्ष्य मिले हैं कहां से? ऋग्वेद से। वह बताते हैं कि सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। कैसा? राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। न सिर्फ सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन था, बल्कि सामान्यतः राजतंत्र में क्या होता है? तो राजतंत्र में वंशानुगतता देखने को मिलती है। वंशानुगत आधार पर एक राजा के बाद दूसरा राजा। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। कुछ अपवाद भी ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में जो एक 10वां मंडल है, ऋग्वेद में जो एक 10वां मंडल है, 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, गणतंत्रात्मक समिति। गणतंत्रात्मक समिति शब्द का प्रयोग हुआ है। गणतंत्रात्मक समिति शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे यह अनुमान लगता है कि कुछ कबीलों में अर्थात कबीलों की संख्या एक नहीं है, आर्य एक बार में नहीं भारत में आ रहे हैं, कई ग्रुप में हैं। कुछ कबीलों का मतलब कुछ जनों में ऐसी व्यवस्था रही होगी। कैसी?
गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। इसी वजह से ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहां पे दूसरी बात लिखी थी, वंशानुगतता होती है सामान्यतः राजतंत्र में, बाप के बाद बेटा। लेकिन इसका भी एक अपवाद देखने को मिलता है। वह क्या है? अपवाद यह देखने को मिलता है कि ऋग्वेद में कुछ उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि एक संस्था है जिसका नाम समिति है। एक संस्था जिसका नाम समिति है। समिति क्या है? एक प्रकार की संस्था है इस काल की। और समिति के माध्यम से, समिति नामक संस्था के माध्यम से क्या हो रहा है? माध्यम से जो कबीले की प्रजा है वह राजा का निर्वाचन करती है, अर्थात चुनाव करती है। इस बात की भी जानकारी ऋग्वेद से ही मिल रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सामान्य रूप से, सामान्यतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही प्रचलन में थी, सामान्यतः वंशानुगतता ही थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है, जिसका मतलब है कि कुछ कबीलों में गणतंत्र जैसी स्थिति भी रही। गणतंत्र में क्या होता है? जो मुखिया होता है वह निर्वाचन के द्वारा पद पर आसीन होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है और उसका एक साक्ष्य भी ऋग्वेद से मिल रहा है कि राजा का निर्वाचन हो रहा है। किसके द्वारा? प्रजा के द्वारा। किस संस्था के माध्यम से? समिति नामक संस्था के माध्यम से। क्लियर है बात? आगे बात करते हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, क्या इस काल में राजा का जो पद था, राजपद, क्या यह दैवीय सिद्धांत पर आधारित था? उत्तर है नहीं। पूर्व वैदिक काल में राजत्व के दैवीय सिद्धांत की शुरुआत नहीं होती है। अर्थात राजा जो है वह कबीले का एक मुखिया मात्र है, एक कबायली नेता मात्र है। कबीले में 100-200 लोग हैं और उन 100-200 लोगों का नेतृत्व करने वाला भरमात्र है। अर्थात पूर्व वैदिक काल में राजत्व के दैवीय सिद्धांत की शुरुआत नहीं हुई थी। राजा को ईश्वरीय अवतार नहीं माना जा रहा है, राजा में ईश्वर के अंश हैं ऐसा अभी नहीं माना जा रहा है। बात राजा तक गई। अब प्रश्न बनता है कि पूर्व वैदिक काल में जब समाज चरवाहा प्रकार का है, समाज चरवाहा प्रकार का है, तो क्या भूमि अर्थात जमीन संपत्ति का माध्यम होगा क्या? संपत्ति का स्रोत होगा क्या? हाँ या ना? कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? चरवाहा प्रकार का, अर्ध यायावर प्रकार का समाज और लोग एक जगह टिक करके नहीं रह रहे हैं, तो क्या जमीन का महत्व है क्या इस समय काल में कि जमीन के लिए मारा मारी हो, लड़ाई हो, यह मेरी है, यह मेरी है, इसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा? क्योंकि पैसा तो अभी प्रचलन में है ही नहीं, घूम घूम रहे हैं लोग, पैसा तो अभी प्रचलन में आया ही नहीं। तो भूमि संपत्ति का माध्यम होगा क्या? उत्तर है नहीं। पूर्व वैदिक काल में भूमि संपत्ति का एक स्रोत नहीं थी। और एक जगह जब कबीले के लोग टिक नहीं रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि भूमि का मालिक राजा
था, ऐसा माना जाएगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो अगर एक कॉन्सेप्ट निकल करके आए कि वर्तमान में, मतलब उस समय काल के वर्तमान में, कि अगर किसी एक क्षेत्र पर कबीले के लोग अपने पशुओं के साथ हैं, किसी एक क्षेत्र में सारे सारे कबीले के लोग अपने पशुओं के साथ हैं, तो उस तत्कालीन समय में उस स्थान का मालिकाना किसके पास होगा? तो आपको कॉमन सेंस यही होना चाहिए कि कबीले के सारे लोग, अर्थात पूरा कबीला मालिक बना हुआ है उस क्षेत्र का। तो कॉमन सेंस के आधार पे कि राजा भूमि का मालिक नहीं होता था, भू संपत्ति की कोई अवधारणा पूर्व वैदिक काल में नहीं थी। अगर कॉमन सेंस के आधार पे देखा जाए तो जिस भूमि पर कबीला अपने पशुओं के साथ है, वह भूमि पर किसका अधिकार है? मेरा पशु इधर, आपका पशु उधर, किसी और का उधर। तो भाई जिधर अब पशु जा रहे हैं उधर उधर हम भी पीछे पशु के जा रहे हैं, तो ये वाला भी मेरा था, वो वाला भी मेरा है। कहने का मतलब कबीले के सारे जो पशु हैं, कबीले के सारे जो लोग हैं, जिस समय काल में जिस भूमि पर उनका पैर है वो सबका है। अर्थात भूमि का मालिक कौन हो रहा है? पूरा का पूरा कबीला हो रहा है। भूस्वामित्व तो कबीले के पास है, न कि राजा के पास। क्लियर है बात? एक एक तथ्य आपको समझा करके बता रहा हूं। संपत्ति जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, ठीक है। तो अब भाई राजा जब भूमि का मालिक नहीं है तो राजा टेंशन में है। राजा टेंशन में है कि हम काहे के नेता हैं, 100-200 लोग हैं, 100-200 पशुएं हैं, हम काहे के नेता हैं? लोगों ने कहा कि भैया तुम ही हो माई बाप इस कबीले के। क्यों? क्योंकि तुम बलिष्ठ हो, सल्लू भाई हो, ठीक है। हम पूरे कबीले के लोग, ये जो सामने वाला कबीला रहता है ना नदी के उस पार, उसमें बड़े खूंखार के लोग हैं, किस्म के लोग हैं। हम लोग डरते हैं उन कबीलों से। नदी के इस पार तो हम लोग हैं, नदी के उस पार जो कबीला वाला है, क्या पता कभी अटैक न कर दे, हमारे पशुओं को छीन न ले जाए हमसे। तो हमारे कबीले की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है, हमारे कबीले की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। और अब 100-200 लोग हैं, कोई मरा कुचला है, कोई सोया रहता है, तो आप योग्य हैं, इसी वजह से आप हमारे नेता हैं। तो नेतृत्व की भावना या राजा का पद कैसे शुरू हुआ वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जब ऐसी बात हुई तो लोगों ने बताया, समझाया कि भैया आप ही हमारे नेता हैं, आप अमुक व्यक्ति के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन बलिष्ठ हैं, 2-4-10 को ऐसे ही निपटा लेंगे। तो हम सारे लोग सामूहिक रूप से आपको राजा मान जब रहे हैं, एक राजा सामूहिक रूप से मान लिया, उसके बाद से धीरे धीरे समय के साथ वंशानुगतता आती गई। फिलहाल तो राजा ने कहा ठीक है, अच्छा आपकी बात मान लेते हैं, और मैं समझ भी गया हूं कि मेरा कार्य क्या है। वो क्या समझा? वो यह समझा कि पूर्व वैदिक काल में जो राजा है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है, राजा का भूस्वामित्व से संबंधित कार्य नहीं है, उसका कार्य है कबीले की सुरक्षा। किसकी? कबीले की सुरक्षा। जिस कबीले ने उसको राजा अपना नेता बनाया है, उस कबीले को सुरक्षित रखना, सुरक्षा। अब कबीले में 2 लोग हैं, एक आदमी का मतलब गलत लिख दिया, एक मानव, पुरुष महिला दोनों, और एक दूसरा
पशु। अर्थात पशुओं की सुरक्षा, जो मानव हैं उनकी सुरक्षा, इन दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? राजा की है। इन दोनों की जिम्मेदारी किसकी है? राजा की है। अब राजा किससे सुरक्षित करेगा इनको? राजा किससे सुरक्षित करेगा? पशु की सुरक्षा किससे करनी है? मानव की सुरक्षा किससे करनी है? सुरक्षा किससे करेगा राजा? अपने कबीले को सुरक्षित किससे रखना है? इसमें दो तीन बात है। या तो किसी दूसरे कबीले से सुरक्षित रखना है, किसी दूसरे कबीले से सुरक्षित रखना है, दूसरे, तीसरे, चौथे, कई ग्रुप हैं। आर्यों के कई ग्रुप हैं, आर्यों के भी कई ग्रुप हैं और अनार्यों के भी कई ग्रुप हैं। भाई, आर्य को अगर मान लिया जाए कि कहीं बाहर से आ रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता तो 200-300 साल पहले ही तो अभी खत्म हुई थी, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा छोड़ करके लोग अभी उन्हीं आसपास के क्षेत्रों में तो भटक रहे होंगे। अब वो जो लोग हैं, जो हड़प्पा सभ्यता वाले बचे खुचे लोग हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हो रहे हैं, वंश दर वंश आगे प्रगति तो हो ही रही है, वो भी तो लोग होंगे। इधर से वैदिक काल के आर्य आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे सप्त सैंधव क्षेत्र में, देखा अरे यहाँ तो कल्लू कल्लू टाइप के लोग पहले से ही हैं, जो कि तांबे के औजार का प्रयोग कर रहे हैं। इनकी बात आपस में समझ में आई नहीं, तो इनको लगा कि ये हमारे लोग तो है नहीं, थोड़ा सा मुठभेड़ हो गई, लड़ाई हुआ। तो आर्यों का अनार्यों के साथ, अनार्य कौन? जो लोकल पहले से लोग थे, जो लोकल पहले से लोग थे। एक तो ये लड़ाई आर्यों का अनार्यों के साथ, एक ये लड़ाई। दूसरी लड़ाई, आर्य में भी कई कबीले हैं, आर्य में भी कई कबीले हैं, एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ। अब वो लड़ाई क्यों हो रही है? तो उसमें है पशु। क्यों? क्योंकि जिस कबीले के पास जितना पशु, जिस कबीले के पास जितना पशु, वो उतना ज्यादा ताकतवर कबीला। क्यों भाई? अर्थात पशु जो है ना, पशु जो है वह संपत्ति है। पशु जो है इस समय भूमि संपत्ति नहीं है, पैसा रुपया संपत्ति नहीं है। संपत्ति कौन है? ये पशु। पशु संसाधन जिसके पास है, जितने ज्यादा हैं वह उतना संपन्न। इसके लिए लड़ाई हो रही है। एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ाई किस लिए कर रहा है? गैया मैया के लिए कर रहा है। तो कबीले की सुरक्षा प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है? राजा की। अब राजा ने कहा भाई तुम लोग तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कबीले ने पूछा कैसे बेवकूफ बना रहे हैं आप? कैसे कह सकते हैं कि बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको? हम दिन भर प्लान पे प्लान बनाते रहते हैं, घास पे लेट करके, कि वो कबीला अगर अटैक करेगा तो हम कैसे अपने पशुओं की और तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। और तुम लोग दिन भर मौज मस्ती करते रहते हो, नदी में पांव डाल करके कृष्ण बने रहते हो। तुम लोग तो इधर उधर दिन भर घूम फिर लेते हो, और जो कुछ मिलता है दबा करके खा भी लेते हो। हम तो दिन भर ऐसे ही लेटे लेटे प्लान पे प्लान बनाए जा रहे हैं, कैसे सुरक्षित रखें तुम लोगों को। तो प्रजाजनों ने कहा कि भाई आप हमारे नेता हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए। हम लोग तो दीनहीन है, वैसे ही अर्धयायावर प्रकार के हैं, कुछ है नहीं हमारे पास जो हम दे सके। उन्होंने कहा हमें कुछ खास थोड़ी चाहिए, हमारा भी पेट भरे, पेट हमारा भी भरे। तुम लोग तो दिन भर इधर उधर घूम करके पेट अपना भर रहे हो। ऋग्वेद में एकमात्र फसल यव अर्थात जौ का उल्लेख, खूब जौ दबा करके खाए जा रहे हो। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, दिन भर टेंशन में है, हमारा खर्चा कैसे चलेगा। तो कबीले के लोगों ने एक सिस्टम बनाया,
क्या कि आप जो है राजा साहब अपने पेट की चिंता ना करें, अपने घर परिवार कुल की चिंता ना करें, क्योंकि हम सारे कुल वाले लोग आपके कुल अर्थात परिवार की टेंशन ले रहे हैं। कैसे? हम आपको देंगे बलि। क्या देंगे? बलि। बलि देंगे। अब बलि का मतलब ये नहीं कि निपटा दिया, ऐसा नहीं। दुर्गा जी सामने खड़ी है और निपटा दिया, ऐसा नहीं, वो बलि नहीं। बलि का मतलब क्या है? कुछ कर जैसा, कुछ कर जैसा, टैक्स जैसा। यहां पे लिखा है कुछ जैसा, सीधे सीधे टैक्स नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि इस काल में जो कुछ टैक्स जैसा था, जिसको बलि कहा जाता था, वो कुछ कर जैसा इस वजह से था क्योंकि यह स्वैच्छिक था। क्या था? स्वैच्छिक था। अर्थात कबीले के लोगों की इच्छा है तो दे, नहीं है तो नहीं दे। अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है तो दे, नहीं तो नहीं दे। जबकि जबकि टैक्सेशन में क्या होता है, कर में क्या होता है, कर अगर गवर्नमेंट ने लगा दिया तो यह होता है अनिवार्य, देना ही देना है। जीएसटी लगाया है तो देना ही देना है, जो जीएसटी के दायरे में है, जो आयकर के दायरे में है उसको देना ही देना है। नहीं देगा तो छापा पड़ेगा। क्यों भाई? तो कुछ कर जैसा था, सीधे सीधे कर नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यह स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं था। क्लियर है बात? अब जब यह स्वैच्छिक है, बलि अर्थात कुछ कर जैसा यह स्वैच्छिक है और अर्ध यायावर प्रकार का जीवन है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि राजा के पास संसाधन ज्यादा हैं या कम हैं। तो आप कहेंगे सर संसाधन निश्चित रूप से अल्प होंगे, अर्थात सीमित होगा। संसाधन सीमित है, राजा के पास संसाधन सीमित है। जब राजा के पास संसाधन सीमित है तो ऐसे में क्या राजा अपने कबीले की सुरक्षा के लिए क्या क्या कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को रख पाएगा? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को रख पाएगा क्या अपनी मदद करने के लिए या पूरे कबीले के संचालन के लिए? तो निश्चित रूप से नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा क्योंकि राजा के पास संसाधन कम है। और अगर रख भी पाएगा तो अल्प मात्रा में रख पाएगा, कम मात्रा में, संसाधन सीमित, संख्या कम। अब जब संसाधन सीमित हैं तो राजा क्या करेगा? जब संसाधन सीमित हैं तो राजा क्या करेगा? जो अपने कुटुंब के लोग हैं, अपने कुटुंब, अपने घर परिवार वाले जो लोग हैं, अपने घर परिवार वाले कुटुंब वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, उनकी सिफारिश करेगा। उनकी सिफारिश करेगा। क्या सिफारिश करेगा? कबीले के लोगों ने तो हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल दी है, अब बताओ हम क्या करें? ऐसा करो कि मेरे साथ खड़े रहा करो, बस जहां जहां मैं होता हूं वहां वहां हुआ करो। बस जो कुछ हमें दान दक्षिणा मिलेगा ना स्वैच्छिक वाला, उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे देंगे, टेंशन काहे को ले रहे हो? तो जो प्रशासनिक कर्मचारी हुए, राजा के जो सहयोगी हुए, राजा ने उन सहयोगियों को कहां से चुना होगा? अपने कुटुंब में से चुना होगा। तो एक और प्रश्न बनता है कि यह जो ऋग्वैदिक काल का प्रशासन था वह किस पर आधारित था? कौटुंबिकता पर आधारित था। अर्थात राजा के पास चूंकि बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, किसी भी व्यक्ति को डिप्यूट करके उसका वेतन देने के लिए, तो कोई दूसरा काम आएगा नहीं जब तक उसको कुछ दिया नहीं जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है? अपने ही घर के लोगों के पास याचना करता है।
मेरा साथ दो। और यह जो व्यवस्था है घर के लोगों के साथ ही मिलजुल करके कुछ एक सिस्टम डेवलप करना, इस सिस्टम को जो कि घर पर आधारित है, क्या कहा जाता है? कौटुंबिकता कहा जाता है। अब कबीले से संबंधित कोई भी एक सिस्टम बनाने के लिए कुछ प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि यार ये घुमक्कड़ लोग हैं, अब काहे का सिस्टम बनाने की जरूरत है, जिधर उधर इच्छा हुआ घूम लिया। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बताया ना कि लगभग 500 वर्षों का वो समय काल, लगभग 500 वर्षों का वह समय काल, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक आते आते, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व से अब स्थायित्व की शुरुआत हो रही है। उत्तर वैदिक काल में स्थायी जीवन की शुरुआत हो रही है, कृषि प्रधान समाज की शुरुआत हो रही है। तो धीरे 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 एक डेवलपमेंट तो दिखाई दे रहा है ना, अस्थायी से स्थायी की ओर। तो ऐसे में जो कबीले की सुरक्षा की बात हुई, कबीले की या तो फिर सुरक्षा की बात हुई, तो कबीले की सुरक्षा के लिए क्या करेगा राजा? कुछ अपने ही कुटुंब के लोगों को जो बलिष्ठ हों, हृष्ट पुष्ट हों, उन लोगों को कि भैया अगर कोई आएगा ना, 10 20 50 लोग आएंगे हमारे पशुओं को छीनने के लिए, तो तुम लोग, मैं सीटी बजाऊंगा, तुम फटाक से आ जाना। किस पर आधारित है? अर्थात यह जो सैनिक बन रहे हैं वह किस पर आधारित है? कौटुंबिकता पर आधारित है। इसके अलावा यह जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वह किस पर आधारित है? कौटुंबिकता पर आधारित। अर्थात पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा पूर्व वैदिक काल के कबीले का जो सिस्टम है किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे कौटुंबिकता पर आधारित व्यवस्था है। चूंकि संसाधन कम है, संसाधन कम है, सीमित है, इस वजह से प्रशासनिक कर्मचारी की संख्या ज्यादा होगी क्या? तो आप कहेंगे नहीं, संख्या इनकी कम होगी, संख्या कम होगी। क्या ऋग्वेद में संख्या कम में कुछ नाम बताया गया है क्या? तो हाँ, नाम बताया गया है। क्या? जैसे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक अधिकारी था वह कौन था? जो राजा को सलाह देगा। सलाह कौन देगा? मेरे जैसा कोई पंडित जी ही सलाह देगा। कौन? पुरोहित। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी है, जिसका स्थान राजा के ठीक बाद है, वह है पुरोहित। पुरोहित के अलावा ग्राम पुरोहित के अलावा सेनानी, जो सैन्य संबंधी कार्य कर रहा है, ग्रामणी, इसके अलावा ग्रामणी हो गया, फिर ब्राजपति, ब्राजपति, उपस्ति, उपस्ति को ही इभ्य भी कहा गया है, इभ्य। इसके अलावा उग्र, इसके अलावा और हो गया सूत, इसके अलावा करमार। अब इसी में से कोई एक पेपर में आपके पूछ लिया जाएगा, आपको मतलब पता होना चाहिए। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही है। अब ये है क्या? पुरोहित आप समझ गए, सेनानी आप समझ गए, ग्रामणी वही ग्राम वाला ग्रामणी आप समझ गए, ब्राजपति क्या है? ये सारे नाम ऋग्वेद में उल्लिखित हैं। ब्राजपति कौन है? चरागाह का जो अधिकारी है वह है। उपस्ति क्या है? इभ्य क्या है? जो राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी है ना, राजा की सेवा के लिए, वह उपस्ति या इभ्य कहलाते हैं। उग्र क्या है? उग्र अर्थात पुलिस। सूत क्या है? रथकार। आर्यों के पास रथ होते थे, आर्यों के पास रथ होते थे जिन पर सवार होकर के वह अपने युद्धों को जीता करते थे। सूत अर्थात रथकार। करमार कौन है? रथ कौन बनाएगा? तो बढ़ई बनाएगा। रथ कौन बनाएगा?
बढ़ई बनाएगा, उस रथ पे सवार कौन होगा? रथकार सवार होगा, जिसको सूत कहा जाएगा। बढ़ई को ही क्या कहा जाता है? कर्मा भी कहा जाता है। तो ये कुछ प्रशासनिक कर्मचारी या अधिकारी थे पूर्व वैदिक काल के। क्यों भाई? उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से जैसे आज हमने पढ़ा है ना, आज तक ऐसा समझ शायद नहीं डेवलप हुआ होगा पूर्व वैदिक काल का या आर्यों को लेकर के। क्यों भाई? आज की क्लास फिर यहीं पे रोकते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग कल नोट करेंगे। उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अच्छा रहा है सेशन, और पहले की तुलना में आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट और अच्छा तैयार हुआ होगा। कोई बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर